हेलो बच्चों बच्चों उपसय सूचक यौगिक लेसन का जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, वो अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आज उसका लास्ट एपिसोड है। आज हम सीखने वाले हैं कि संकुल यौगिक रंग किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमियां क्या है। इसके बाद हमारा सीएफटी हो जाएगा खत्म। पिछले काफी दिनों से हम ये सब टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, लिगेंड क्या है, किस प्रकार से विपाटन होता है इसके अंदर, और इसमें विपाटित क्षेत्रों के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। एक और मजेदार बात, ये पूरी की पूरी एक साथ पीडीएफ में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और ये मतलब सीएफटी की कंप्लीट पीडीएफ आज मैं शेयर कर डालूंगा आपके साथ, क्योंकि आज सीएफटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये सब चीजें जो है चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर विपाटन तक पढ़ लिया था। आज हमारा लास्ट सीएफटी का अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है संकुल यौगिकों में रंग। संकुल यौगिकों में रंग, चलिए ये संकुल यौगिकों में रंग जो है हमारा आज का लास्ट टॉपिक है सीएफटी का, और इसके बाद लेसन का भी ये लगभग लास्ट ही टॉपिक है। इसके बाद एक आध टॉपिक और है, फिर ये लेसन भी खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, संकुल यौगिकों में रंग किस प्रकार से प्रदर्शित होता है। चलिए देखिए बच्चों, क्या करना है कि पहले आप रंग का कंसेप्ट समझ लें कि इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट इसका ये है कि मान लो जिसका हमें रंग पता करना है उसका ये मैंने एक सैंपल रख लिया, उस यौगिक का मैंने क्या रख दिया, सैंपल, या जिसको हिंदी में कहें तो नमूना रख लिया, मतलब उस यौगिक का विलयन बना करके रख लिया। ठीक है, अब इस विलयन में से मैं क्या करता हूं, इसमें से श्वेत प्रकाश गुजारता हूं। तो जो दृश्य प्रकाश होता है ना, श्वेत प्रकाश, उस श्वेत प्रकाश को इसमें से मैं गुजारता हूं। और श्वेत प्रकाश की विशेषता क्या है कि श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश के अंदर, इस श्वेत प्रकाश के अंदर कितने रंग होंगे बच्चों, 7 रंग होंगे। और वो 7 रंग कौन से होते हैं, वो होते हैं विबग्योर। क्या होते हैं, विबग्योर, क्या कि बैंगनी, आसमानी, नीला, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये 7 रंग होते हैं। इंटरेस्टिंग बात जान ले बच्चों कि ये जो श्वेत प्रकाश है ना, इस श्वेत प्रकाश का रंग श्वेत तभी होता है जब ये 7 रंग एक साथ होते हैं। जैसे ही इनमें से एक भी रंग हट गया तो इसका श्वेत प्रकाश भी नहीं रहेगा। क्लियर हुई बात। ये श्वेत क्यों है, क्योंकि 7 के 7 रंग मिक्स है। अगर इसमें से एक भी रंग उड़ गया, 2 उड़ गए, 3 उड़ गए, तो बाकी बचे हुए रंग जो है 3, 4, 5 जितने भी बचेंगे वो श्वेत नहीं होंगे। ये एक बात आज की अपने सीख ली। चलिए अब दूसरी बात सीखते हैं कि ये रंग होते क्या हैं। ये चीज जान लो कि रंग क्या होते हैं। रंग जो है ना, रंग हमारे पास क्या होते हैं, रंग विभिन्न तरंग दैर्ध्य की ऊर्जाएं होती हैं। विभिन्न तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, ऊर्जाएं होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि रंग होते क्या है, विभिन्न तरंग दैर्ध्य की ऊर्जाएं होती है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे श्वेत प्रकाश इस सैंपल में से गुजारा गया तो ये सैंपल जो है इस श्वेत प्रकाश के कुछ या विशेष जो है, विशेष ऊर्जा, विशेष तरंग दैर्ध्य कहते हैं अपने, या विशेष ऊर्जा की, विशेष तरंग दैर्ध्य के रंग को जो है ये क्या कर लेता है, ये सैंपल जो है वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जब इसमें से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो इन 7 रंगों में से कुछ विशेष रंग के ऊर्जा तरंग दैर्ध्य के रंगों को जो है ये सैंपल जो है क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब जो बचा हुआ जो रंग है, इसमें से जो बचा हुआ रंग जो इसमें से पास होगा, ये बचा हुआ जो रंग इसमें से पास होगा वही रंग हमें इसका दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर जो है शेष जो रंग है, शेष रंग जो है वो मिलकर क्या करते हैं, एक रंग प्रदर्शित करते हैं। शेष रंग जो होंगे वो मिलकर के क्या करेंगे, एक रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वही इस सैंपल का या वही इस संकुल यौगिक का रंग होता है।
देखो कितनी अच्छी सी बात है भाई, जिसका रंग पता करना है उस यौगिक का विलयन भर लो, इसमें से श्वेत प्रकाश गुजारो, तो श्वेत प्रकाश के कुछ रंगों को ये सैंपल जो है अवशोषित कर लेगा। अब कुछ को अवशोषित कर लेगा, 7 में से 1 अवशोषित कर लिया, 2 कर लिए, तो अब बचा हुआ जो भाग है वो जो 6 रंग बचे, बाकी 7 में से 6 जो बचे वो श्वेत नहीं होंगे, वो बाकी शेष रंग जो मिलकर के क्या करेंगे, एक रंग को प्रदर्शित करेंगे। और उस रंग को मैं क्या कहता हूं, उस रंग को मैं पूरक रंग कहता हूं। क्या कहता हूं, पूरक रंग कहता हूं, इंग्लिश में कहता हूं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जैसे जैसे बच्चों अगर ये यौगिक जो है वो क्या करे कि अगर ये यौगिक हरे रंग को अवशोषित करे, कैसे रंग को अवशोषित कर ले, हरे रंग को अगर अवशोषित करेगा ना तो इसका लाल रंग हमें दिखाई देगा। कौन सा रंग दिखाई देगा, लाल रंग दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हरे का जो पूरक रंग है वो कौन सा है, हरे का जो पूरक रंग है वो बच्चों लाल रंग है। हरे का पूरक रंग कौन सा है, लाल रंग है। इसी तरीके से लाल रंग का पूरक रंग कौन सा होगा, हरा रंग होगा। ठीक है, तो ये बात हमने रंग के कंसेप्ट को समझा कि रंग किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं। क्लियर। अब अपने एक और काम करते हैं इसका एक, अब ये तो हमने रंग का कंसेप्ट सीखा है, अब सीखते हैं कि उपसंयोजक यौगिकों में रंग किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं। चलिए बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया मैंने, उदाहरण लिया, कौन सा उदाहरण लिया, TiH2O की होल 6 और इस पर चार्ज है +3। ठीक है, अब इसको देख करके आप क्या क्या बातें पता लगा सकते हो। एक तो इसकी ज्यामिति जो है, क्योंकि समन्वय संख्या 6 है, 6 समन्वय संख्या में ज्यामिति कैसी होती है, ये जो है अष्टफलकीय होती है, तो इसका मतलब ये अष्टफलकीय संकुल है। ये बात मैंने इस समन्वय संख्या के आधार पर, लिगेंडों की संख्या के आधार पर चेक कर ली कि इसकी ज्यामिति जो है वो अष्टफलकीय, मतलब ये अष्टफलकीय संकुल है। एक बात पता लगी। और दूसरी बात देखो कि इसके अंदर टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था है +3। कैसे पता लगा रे, ऐसे पता लगा क्योंकि H2O की तो 0 होती है और इन दोनों का योग यहां लिखा होता है, ये 0 है तो इसका मतलब +3 सिर्फ और सिर्फ किसका है, टाइटेनियम का है। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं लिखूं तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22 को अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये कैसे लिखूंगा, पहले लिखूंगा आर्गन 18, फिर 3D, फिर 4s। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाते हैं, फिर 3D में भरे जाते हैं, तो 18 2 20 और 2 22 पूरे हो गए। लेकिन इस पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचा क्या, तो बचा क्या, इधर देखें हमारे पास ये क्या बचा, ये हमारे पास बच गया, ये तो हो गया 0 और 3D के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बच गया 1, मतलब Ti+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। अगर मैं पूरी एक जो मैं चाहता था वो मेरे पास आ गया, मैं ये जानना चाहता था कि इसके D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पता लग गया D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब इधर गौर करो, क्योंकि ये अष्टफलकीय संकुल है बच्चों, कैसा संकुल है, अष्टफलकीय संकुल है, तो इसके अंदर विपाटन कैसे होगा, विपाटन इस तरीके से होगा कि 3 कक्षक तो होंगे नीचे और 2 कक्षक होंगे ऊपर। ठीक है, इस तरीके से विपाटन होगा। ठीक है, इनको अपने क्या कहेंगे, T2g ऑर्बिटल और इसको कहेंगे Eg ऑर्बिटल, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो है 1 और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको मैं कह रहा हूं विपाटन ऊर्जा डेल O कह रहा हूं। ये टाइटेनियम की स्थिति है, क्योंकि इसके अंदर D1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया, वो कि T2g में भरा जाएगा, Eg खाली पड़ा है और ये विपाटन ऊर्जा है। अब ये क्या करेगा, ये जब इस पर श्वेत प्रकाश डाला जाएगा ना, तो श्वेत प्रकाश में से, ये गौर करना, जब इस पर श्वेत प्रकाश डाला जाएगा तो ये श्वेत प्रकाश से क्या करेगा बच्चों, श्वेत प्रकाश से क्या करेगा, विपाटन ऊर्जा के बराबर, विपाटन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा अवशोषित करेगा, ऊर्जा अवशोषित करेगा ये जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, विपाटन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा अवशोषित करेगा। ठीक है, अवशोषित करेगा, विपाटन ऊर्जा के बराबर ये ऊर्जा अवशोषित करेगा। जब इतनी ऊर्जा उसको मिल जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
अरे ऐसे ही तो होगा ना, अगर इतनी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी तो ये जंप करके यहां चला जाएगा, T2G से EG में चला जाएगा। इस तरीके से ये देखो, ये T2G से कहां चला गया बच्चों, ये चला गया है EG के अंदर, EG के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया है। ठीक है, पहले जो विन्यास था वो इस तरीके का विन्यास था कि अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि T2G1 था और EG0 था, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर 0 था। अब यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर हो गया T2G0 और EG हो गया 1, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन T2G के D कक्षक से EG के D कक्षक में चला गया। ठीक है, अब जिस रंग को ये अवशोषित करेगा ना, जिस रंग को अवशोषित करेगा उसका पूरक रंग हमें दिखाई देगा, पूरक रंग जो है वो क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, और अगर इसकी बात करूं, इस संकुल की बात करूं, तो ये जो रंग अवशोषित करता है वो कौन सा रंग अवशोषित करता है, ये करता है बच्चों, क्या कौन सा रंग अवशोषित करता है, नीला हरा रंग अवशोषित करता है, और बैंगनी रंग जो है इसका दिखाई देता है। कैसा रंग दिखाई देता है, बैंगनी रंग जो है इस संकुल का दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। आपको पता लगा कि ये जो विपाटन हुआ, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां गया, अब यहां गया तो इसने जो ऊर्जा अवशोषित करी, कितनी अवशोषित करी, इस विपाटन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा अवशोषित करी है, और ये ऊर्जा अवशोषित करके जो है इलेक्ट्रॉन T2G से EG में चला गया है। जब EG में चला गया तो श्वेत प्रकाश में से इसमें कुछ रंग अवशोषित कर लिया, जो बचा हुआ रंग था वो हमें दिखाई दिया, इसको हम पूरक रंग कहते होते हैं, और वो कैसा दिखाई देता है, पूरक बैंगनी रंग दिखाई देता है। कई जगह ये भी लिखा होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो ये स्थायी नहीं रहता उच्च में, जब ये उच्च से निम्न में आता है तो एक विशेष रंग की ऊर्जा उत्सर्जित करता है और वो रंग हमें दिखाई देता है, ऐसा भी लिखा होता है। तो आपको कहीं घबराना नहीं है, आप सीधा भी इतना कर सकते हो। और वेरी इंपॉर्टेंट बात समझे, वेरी इंपॉर्टेंट बात समझिए, आज की सबसे जरूरी बात समझ लो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है, जिसकी वजह से ये रंग प्रदर्शित हुआ है, उस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम डी संक्रमण कहते हैं, डी ट्रांजिशन कहते हैं, डी संक्रमण कहते हैं। अगर एक शब्द के अंदर आपको उत्तर देना हो कि उपसहसंयोजक यौगिक रंग क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो आपका उत्तर होगा डी संक्रमण के कारण। किसके कारण, डी संक्रमण के कारण जो है वो रंग दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल को लेकर के आप बात समझ सकते हैं। चलिए अब एक चीज देखें, अब इस बात से कुछ बातें अपने को प्रेडिक्ट करनी है। देखो, रंग कब प्रदर्शित होगा, रंग प्रदर्शित होने की शर्तें क्या है, इधर देखें, रंग प्रदर्शित होने की शर्त क्या है। नंबर एक बात, सबसे पहली बात तो अगर मैं सिंपल वे में कहूं तो डी संक्रमण होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, डी संक्रमण होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन डी से डी में आना जाना चाहिए, तब रंग प्रदर्शित होगा, यहां से यहां जाना चाहिए। ठीक है, एक तो ये शर्त होगी। इसके लिए क्या जरूरी है कि विपाटन जरूरी है। क्या है, विपाटन आवश्यक है। किसका, डी कक्षक का विपाटन आवश्यक है। अरे ये विपाटित होगा तभी तो ये यहां से यहां जाएगा। अगर ये सारे कक्षक बराबर होते तो इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो सकता था, ऊपर नीचे थोड़ी जा सकता था, है ना। तो आपको पता लग गया कि रंग तो तब प्रदर्शित होगा जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सके। समझ में आई कि नहीं यही बात, इसका मतलब विपाटन होना जरूरी है। अगर आप पहले बात करें तो पहले कहेंगे विपाटन होना जरूरी है, फिर डी संक्रमण होना जरूरी है। ठीक है, आप पहला ये बोले कि विपाटन जरूरी है, दूसरा डी संक्रमण जरूरी है, और ऐसा होने के लिए लिगेंड की उपस्थिति जरूरी है। ऐसा होने के लिए क्या जरूरी है बच्चों, लिगेंड की उपस्थिति जो है, उपस्थिति जरूरी है। ये बात आप ध्यान रखना कि लिगेंड की उपस्थिति क्या है, हमारे लिए जरूरी है। इस चीज के लिए ध्यान रखना। ठीक है, तो इतनी चीजें होंगी तो रंग दिखाई देगा। अगर यहां से मैं लिगेंड हटा लूं तो विपाटन नहीं होगा, विपाटन नहीं होगा तो डी संक्रमण नहीं होगा, डी संक्रमण नहीं होगा तो रंग भी दिखाई नहीं देगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम और आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखो क्या हुआ।
चलिए ये मैंने कुछ रंग बता रखे हैं कि ये रंग अवशोषित होगा तो ये दिखाई देगा, ये अवशोषित होगा तो ये दिखाई देगा। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है और ये एक बुक के अंदर टेबल बनी हुई है कुछ एग्जांपल्स की, ये एक बार आप इस पर नजर मार लेना। और इससे कौन सा अवशोषित होगा तो कौन सा दिखाई देगा, इसके लिए मैं एक काम हल्का सा आपको ट्रिक बता देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए आपके लिए, थोड़ा सा इजी हो जाए। देखो ट्रिक क्या है, गौर करना। ट्रिक क्या है आपके पास, आपने क्या करना है बच्चों, एक जो है ना इस तरीके से एक सर्किल बनाना है, सर्किल बनाना है। ये देखो ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये हमेशा के लिए पक्की तो नहीं है लेकिन आपको आइडिया दे देगी, चीज का आइडिया दे देगी। गौर करना, इसके अंदर क्या करो, अब आप इसके अंदर यू लाइनें मार लो, ऐसे ऐसे, ये लो, ये आपने 6 लाइनें बनानी है। अब क्या करना है, अब इसके अंदर रंग लिख डालो। क्या रंग लिखोगे, आप लिखोगे विबग्योर, विबग्योर का मतलब है बैंगनी। फिर मैं हिंदी में लिखूं क्या, चलिए ये होगा बैंगनी। फिर यार देखें ये होगा हमारे पास बैंगनी, बैंगनी, फिर नीला, फिर आपके पास आ जाएगा विबग्योर ग्रीन, हरा, फिर पीला, और फिर नारंगी, और फिर लाल। ठीक है, तो इस तरीके से लाल, ये जो है आपके पास ये चार्ट याद होना चाहिए। विबग्योर में से आई हटा दो, आई फॉर इंडिगो, इंडिगो मतलब आसमानी, आसमानी हटा दो, बाकी कितने बचे 6, उन 6 को पकड़ लो। 6 को पकड़ लिया तो बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल हो गया। अगर पीला अवशोषित होगा तो नारंगी दिखाई देगा, नारंगी बैंगनी पीला अवशोषित होगा तो बैंगनी दिखाई देगा, और बैंगनी अवशोषित होगा तो पीला। नीला अवशोषित होगा तो नारंगी दिखाई देगा, नारंगी अवशोषित होगा तो नीला। लाल अवशोषित होगा तो हरा, हरा अवशोषित होगा तो नीला। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अब इसके अंदर बीच में कई बार उल्टा पुल्टा हो जाता है कि हरा नीला तो लाल दिखाई देगा, जैसे नीला हरा, देखो नीला हरा, हरा तो लाल दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको कुछ ट्रिक मिल जाएगी, कुछ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक आप हल्की सी ध्यान में रख लेना। बोलो बात समझ में आ गई क्या बच्चों? चलिए अब आप देखेंगे, पहले एक बात और समझेंगे, एक बात और समझेंगे, क्या कि आपको बात जाननी है कि संकुल यौगिकों में जो रंग है ना, संकुल यौगिकों में जो रंग है उसको लिगेंड किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये आपने सीखना है। ठीक है, ये बात आपने सीखनी है। चलिए ये बात मैं आपको सिखा देता हूं। देखो संकुल यौगिकों या रंग पर लिगेंड का प्रभाव, रंग पर लिगेंड का प्रभाव। पहली बात तो अगर लिगेंड है तो डी कक्षक का विपाटन है, और डी कक्षक का विपाटन है तो डी संक्रमण है, और डी संक्रमण है तो रंग दिखाई देगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब अगर किसी संकुल से लिगेंड हटा देंगे तो उसका विपाटन खत्म हो जाएगा, और विपाटन खत्म हो जाएगा तो डी संक्रमण खत्म हो जाएगा, और डी संक्रमण खत्म हो जाएगा तो रंग भी नहीं दिखाई देगा और संकुल जो है वो रंगहीन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर पहला एग्जाम्पल लिखना है तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा कि अगर TiH2O की होल 6 और +3 कैसा था रे, ये था बच्चों बैंगनी। इस बैंगनी को गर्म करो तो इससे 6 जल के अणु निकल जाएंगे और Ti+3 बच जाएगा। ये जो है वो कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। क्यों रंगहीन हो गया? क्योंकि इससे लिगेंड तो हट गए, लिगेंड हट गए तो विपाटन खत्म हो गया, विपाटन खत्म हो गया तो डी संक्रमण खत्म हो गया और रंग भी खत्म हो गया। चलिए अब और मजेदार देखो, और मजेदार बात देखो कि कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, अब ये जो 5 जल के अणु है ये लिगेंड के रूप में होते हैं, इसलिए इसका नीला रंग होता है। अगर मैं इसको गर्म कर दूं तो इसके 5 जल के अणु निकल जाएंगे और जो है ये CuSO4 बच जाएगा। बच्चों लिगेंड हट गए तो विपाटन खत्म, डी संक्रमण खत्म, इसलिए ये रंगहीन हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं।
अब इसी तरीके से जैसे पहले तो आप लिगेंड हटाओगे तो रंगहीन हो जाएगा, अगर लिगेंड बदल दोगे तो विपाटन बदल जाएगा, विपाटन बदल जाएगा तो विपाटन ऊर्जा बदल जाएगी, मतलब अवशोषित ऊर्जा का प्रकार बदल जाएगा, अवशोषित ऊर्जा का प्रकार बदलेगा तो संकुल का रंग बदल जाएगा। जैसे जैसे आपको ये एग्जांपल बना रखा है मैंने कि NiH2O की 6 में अगर En जोड़ दें, क्योंकि ये द्विदंतुक लिगेंड है, एक इंटर करेगा तो दो जल के अणुओं को हटा देगा, क्योंकि जल एक दंतुक लिगेंड है, एक En एंटर किया, दो जल के अणु बाहर निकल गए, H2O की 4 और En हो गया, इसका रंग हो गया हल्का नीला। देखो ये हरा था, ये हल्का नीला, मतलब रंग बदल गया ना, ठीक है, क्यों? क्योंकि लिगेंड बदल गया। अब और En प्रवेश करवा दो, En की ट्वाइस कर दिया, H2O दो और निकल गए, तो ये नीला लोहित रंग हो गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि लिगेंड बदल रहा है, लिगेंड बदल रहा है, तो क्या हो रहा है कि विपाटन बदल रहा है, विपाटन बदल रहा है तो अवशोषित ऊर्जा बदल रही है, इसी वजह से इसका रंग बदल रहा है। अगर 3 के 3 En ही प्रवेश करवा दोगे तो इसका रंग बैंगनी हो जाएगा, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना कि इसके अंदर Ni+2 अनुपात En, इसके अंदर जो है अनुपात Ni 1 है और En भी 1 है, इसके अंदर Ni 1 है, En 2 है, ठीक है, तो इसका अनुपात 1:2 होगा, और यहां पर Ni 1 है, अनुपात En 2 है, तो अनुपात जो है 1:1 होगा, तो हल्का नीला रंग। Ni+2 और En लिगेंड का अनुपात 1:2 होगा तो नीला लोहित रंग, और 1:3 होगा तो बैंगनी रंग, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि लिगेंड बदलने से, क्या कहोगे कि लिगेंड बदलने से जो है वो क्या हो जाता है, रंग बदल जाता है, रंग बदल जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास दो बातें हो गई, क्लियर। अब इसको मैंने थोड़ा सा ये बुक के अंदर डायग्राम बनाया हुआ है, उसको भी मैंने साथ में ले लिया कि 6 के 6 जल के अणु होंगे तो ऐसा रंग होगा, फिर En प्रवेश कर जाएगा तो पहले हरा फिर नीला हो जाएगा, इस तरीके से ये मैंने अलग अलग रंग की बात कर दी। लास्ट में NiEn की होल थ्राइस जुड़ जाएगा तो ये बैंगनी रंग हो जाएगा, ठीक है। उसी का डायग्राम बना दिया जो अभी लिखा हुआ था। चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। देखो एक कुछ रत्न होते हैं ना, आपके पास रंग की बात एक तरफा होगी, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बात करें, एक और बात समझना बच्चों कि कुछ संकुल यौगिक है, जैसे कोई संकुल यौगिक में अगर स्कैंडियम +3 अवस्था में उपस्थित है, या स्कैंडियम +3 अवस्था में उपस्थित है, या Zn जो है वो +2 अवस्था में उपस्थित है, तो ध्यान रखना कि जो स्कैंडियम होता है उसके अंदर तो D में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और Zn+2 के अंदर D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d10 होते हैं, ये 3d0 होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इनमें अब D में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, नीचे वाले T2G भी पूरे, ऊपर वाला Eg भी पूरा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा ही नहीं सकते, तो इनमें dd संक्रमण नहीं होता। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसमें क्या dd संक्रमण होगा, तो आप समझे कि इनमें dd संक्रमण जो है बच्चों संक्रमण नहीं होता, इसलिए इनके साथ चाहे लिगेंड प्रबल हो दुर्बल हो कुछ भी हो, ये हमेशा के हमेशा रंगहीन ही रहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक ट्रिक वाली बात जान लेना, ताकि जो है क्वेश्चन करने में हमें आसानी रहे, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और समझ लो, एक और बात समझ लो, फिर हमने क्या करना है, कहां चला गया, देखो एक मिनट, हाँ देखो अपने को एक छोटी सी बात समझनी है, क्या कि ये लो कुछ रत्नों में रंग, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, लिखा हुआ पड़ा है अपने पास, रत्नों में रंग, रतन होते हैं ना, रतन, ठीक है, जैसे हीरा पन्ना, ठीक है, ये जो रत्न होते हैं इनका रंग भी इसी कंसेप्ट से समझाया जा सकता है, हीरे पन्ने का रंग जो है वो भी इसी कंसेप्ट से समझाया जा सकता है। वो कैसे समझाया जाता है, गौर करें कि जैसे आपके पास एक माणिक्य है, कौन सा रंग है, कौन सा है, आगे मैंने इसकी स्लाइड भी दे रखी है, जैसे ये पूरा दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर एक माणिक्य रत्न है, कौन सा रत्न है, माणिक्य। तो माणिक्य रत्न के अंदर क्या होता है, माणिक्य के अंदर, माणिक्य जो रत्न है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या होता है कि इसके अंदर Al2O3 एल्यूमिना होता है, ये एल्यूमिना पाया जाता है। अगर इस एल्यूमिना के अंदर 0.5 से 1% तक Cr+3 आयन उपस्थित हो जाए,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो Cr+3 आयन जो है वो कैसा होगा, अष्टफलकीय संकुल होगा। कैसा होगा, अष्टफलकीय संकुल होगा। अब ये अष्टफलकीय संकुल अगर इसमें उपस्थित हो जाएगा तो ये क्या होगा, इसके अंदर डी संक्रमण होगा और इसी डी संक्रमण के कारण जो है इसका रंग दिखाई देगा, इसका रंग दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप समझ लें कि माणिक्य जो रत्न है उसके अंदर, माणिक्य को अपने कौन सा रत्न कहते हैं, माणिक्य को, माणिक्य का इंग्लिश नाम दे रखा है क्या यहाँ पे, देखो रूबी, माणिक्य को क्या कहते हैं, रूबी। रूबी आपने नाम सुना हुआ है, रूबी, ये रूबी है, रूबी। लोग अंगूठी वगैरह डालते हैं ना रूबी की, है ना, हीरे की, पन्ने की और रूबी की ये अंगूठियां डालते हैं। बाबा कहता है कि जी ये डाल लो, ये आपके बड़ा शुभ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो ब्याह हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी बातें बताते हैं ना। तो वो चीजें आप देख लें कि वही है ये रूबी। अब इस रूबी होती किसकी है, Al2O3 की होती है। लेकिन अगर इसमें 0.5 से 1% तक Cr+3 आ जाए, बीच बीच में अव्यवस्थित आ जाए, अव्यवस्थित रूप से इसमें बिखर जाए, ये होगा कैसा, अष्टफलकीय संकुल के रूप में होगा। अगर अष्टफलकीय संकुल के रूप में होगा तो इसमें डी संक्रमण होगा और डी संक्रमण होगा तो इसका रंग दिखाई देगा, जो भी इसका रंग होगा। इसी तरीके से आपके पास एक और रत्न है जिसका नाम है हमारे पास क्या, पन्ना, जिसको एमराल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा अपने पास संकुल कौन सा है, पन्ना। पन्ना जो है, पन्ने के अंदर भी वैसे ये क्या होता है कि एक बैरिल खनिज होता है। क्या होता है, बैरिल खनिज होता है। बैरिल खनिज का सूत्र जो है वो होता है Be की होल थ्राइस Al2O6। एक मिनट, ये बड़ा खतरनाक सा फॉर्मूला है। क्या है अपने पास कि बैरिल का खनिज Be3Al2Si6O18, Si6 यहां पर है Al2Si6 और O18, ये बैरिल खनिज है। ठीक है, अगर बैरिल खनिज के अंदर क्या आ जाए, Cr+3 आ जाए, अगर तो Al2O3 के अंदर Cr+3 आ जाए तो कौन सा, रूबी, माणिक्य। और अगर इस बैरिल खनिज के अंदर Cr+3 आ जाए, ठीक है, ये भी कैसा होगा, ये भी अष्टफलकीय होगा। अगर ये आ जाए तो इसमें भी फिर क्या होगा, डी संक्रमण होगा और डी संक्रमण की वजह से ये क्या करेगा, ये एक तो नीला, लाल और एक और रंग है नीला लाल, जैसे अपने पास ये था ना, ऐसे कर लो, ये था, क्या था, विबग्योर। ये लो, एक तो अपने पास ये तीन उठा लो, कौन कौन से, एक तो अपने पास ये उठा लो कि आपके पास लाल, पीला और नीला, लाल, पीला और नीला, इन रंगों को ये अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से ये कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये पन्ने का रंग का कारण है कि बैरिल खनिज के अंदर Cr+3 के अष्टफलकीय संकुल की उपस्थिति और माणिक्य या रूबी में रंग का कारण है Al2O3 एल्यूमिना के अंदर 0.5 से 1% Cr+3 संकुल की उपस्थिति। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें हैं, ये आपको वैसे ही ध्यान रखनी है, कोई बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना। मैंने आपको इसके अंदर पूरी थ्योरी भी बुक से लेकर के दे दी आपको, ताकि आप एक बार पढ़ लें। और फिर अब बारी है लास्ट टॉपिक, आज के लास्ट टॉपिक की बारी है आज, क्या कि अपने पास है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत की कमियां या सीमाएं इसको अपने कहते हैं। तो ये मैं बिल्कुल आसानी से समझा देता हूं। देखो बच्चों, होता क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत क्या कहता है, कहता है कि इस प्रकार से डी कक्षक होते हैं जो समब्रंश होते हैं। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब इससे लिगेंड जुड़ने के लिए आता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है। अब इस डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए इसका विपाटन हो जाता है। ऐसा हमने पढ़ा ना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जो लिगेंड जो आ रहा है, गौर करना बच्चों, अगर ये जो लिगेंड जो आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा डी कक्षकों को और उसका विपाटन करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इस पर माइनस आवेश भी हो तो इसका प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा तो विपाटन ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये लिगेंड परबल लिगेंड होना चाहिए। लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि F नेगेटिव कैसा लिगेंड है, दुर्बल।
आई नेगेटिव कैसा है, दुर्बल, Cl नेगेटिव कैसा है, दुर्बल लिगेंड है। जबकि इस माइनस वालों का तो प्रतिकर्षण ज्यादा होना चाहिए और उनका वो विपाटन ज्यादा करने चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये तो कैसे लिगेंड होते हैं, ये तो हमारे पास दुर्बल लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों, इस बात को ये नहीं समझा पाया। इसने पहली कमी लिखी है कि इसमें लिगेंड को बिंदु आवेश माना गया है, जिसके अनुसार ऋणात्मक लिगेंडों द्वारा डी कक्षकों का विपाटन अधिक होना चाहिए। विपाटन लिगेंडों का मतलब क्या है कि जैसे ऋणात्मक लिगेंडों का मतलब है कि I माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, इनके द्वारा प्रतिकर्षण ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये जबकि ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं, ऐसा क्यों, इस बात को ये नहीं समझा पाया। क्लियर। दूसरा कि ये ना लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में कौन सा बंध मानता है, आयनिक बंध मानता है। ये सहसंयोजक बंध की व्याख्या नहीं करता CFT, तो ये भी CFT की कमी है कि ये सहसंयोजक बंध के गुणों की व्याख्या नहीं होती इससे। क्लियर, दो बातें होगी। अब तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी जो कमी है वो ये है कि भाई अगर अपने पास F माइनस होते हुए भी इसके अंदर F माइनस के अंदर सारे गुण है कि वो डी कक्षकों का विपाटन ज्यादा करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी है, माइनस आवेश भी है, विपाटन ज्यादा करे, लेकिन फिर भी ये विपाटन कम करता है, ऐसा क्यों, इस बात की भी व्याख्या नहीं होती। मतलब लिगेंडों की प्रबलता का कारण क्या है, ये बात ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो लिगेंडों की प्रबलता की व्याख्या इससे नहीं होती। तो तीन कमियां होगी, एक तो भाई माइनस वाले प्रबल लिगेंड होने चाहिए, लेकिन वो दुर्बल है, क्यों। दूसरा, सहसंयोजक बंध की व्याख्या नहीं करती होती। तीसरा, लिगेंडों की प्रबलता का कारण पता नहीं लगता। इस प्रकार से ये जो है इसकी तीन क्या है, कमियां। और ये हुई हमारी CFT कंप्लीट। अब इस कंप्लीट CFT की PDF में आज शेयर करूंगा। इतने दिन से मैं PDF नहीं डाल रहा था ना, इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि मैं चाहता था कि CFT की एक इकट्ठी वीडियो, मतलब एक इकट्ठी PDF बन जाए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। क्लियर। तो ये बात हुई बच्चों आज की कंप्लीट CFT। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, छोटे क्वेश्चंस डालूंगा वीडियो के अंदर अपने इसी प्लेलिस्ट के अंदर, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास इतनी ही। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी और पूरी PDF चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में नीचे कमेंट करो, मैं ये PDF नोट्स जो है आपको शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।